हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज का हमारा जो प्रश्न है, कंपनी के अधीन प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन तथा उनका अंग्रेजी औपनिवेशिक हितों से संबंध बताइए। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं। सर सीपी इल्बर्ट ने सत्य ही कहा है कि भारत में अंग्रेजी राज के इतिहास को 3 युगों में बांटा जा सकता है, अर्थात 17वीं शताब्दी के आरंभ से 18वीं शताब्दी के मध्य तक, जब ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक संस्था ही थी तथा जिसकी डच तथा फ्रांसीसी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा थी। 18वीं तथा 19वीं शताब्दी के मध्य से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने राज्य तथा विस्तार तथा उसे संगठित करना आरंभ किया, इस काल में उसकी अपनी प्रभुसत्ता अंग्रेजी मुकुट ब्रिटिश क्राउन के साथ बटी हुई थी। सने सने उनके अपने विशेषाधिकार तथा व्यापारिक एकाधिकार खो दिए। उन्होंने 1813 और 1833 के चार्ट एक्टों की ओर संकेत हैं। 1857 के उपरांत कंपनी का व्यापारिक अस्तित्व समाप्त हो गया तथा उसकी शेष शक्तियां इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य, भारत सचिव, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के हाथों में चली गई और यह परिस्थिति 1947 तक बनी रही थी। कंपनी के व्यापारिक तथा आधिकारिक भारत में व्यापार के लिए ही आए थे तथा उनका स्पष्ट उद्देश्य अधिकार से अधिक लाभ कमाना ही था। डच तथा फ्रांसीसी कंपनियों की कड़ी स्पर्धा के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार तथा लाभ समिति सीमित रहता था। मार्ग स्पष्ट था, इन कंपनियों को भारतीय व्यापार के मार्ग से हटाया जाए। इस उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध किए और 1763 तक इसमें पूर्णतः सफलता प्राप्त कर ली। अब भारतीय व्यापार पर इनका एकाधिकार हो गया। ज्यों कंपनी ने अन्य देश जीते, त्यों अंग्रेजी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और उनकी धन लोलुपता बढ़ी। उनका प्रशासनिक ढांचा भी बदलता गया और उन्होंने इसमें नए नए प्रयोग तथा परिवर्तन किए। उदाहरण स्वरूप 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजी समाजवादी तंत्र में वाणिज्यवादी विचारधारा ही निर्देशित शक्तियाँ के रूप में कार्य करते थे, परंतु औद्योगिक क्रांति के पनपने के उपरांत 19वीं शताब्दी के दूसरे चतुर्थांश में अधिक बल बंद मंडियों, क्लोज मार्केट पर
दिया जाने वाला, ताकि औद्योगिक वस्तुएं मनमाने भाव पर बिना किसी प्रतिस्पर्धता से बेची जा सके। समस्त प्रशासन और नीतियां इस दिशा में केंद्रित की गईं। इसका एक परिणाम भारतीय हस्तशिल्प का विनाश तथा भारतीय मुद्रा का बहिर्गमन था। फिर अंग्रेजों ने भारतीय कृषि का ग्रामीकरण किया और अंग्रेजी औद्योगिक उत्पादन के लिए भारत एक मुख्य कच्चे माल का उत्पादक बन गया। भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से अंग्रेजी आर्थिक हितों के अधिकार हो गई। 19वीं शताब्दी के अंतिम चरणों तथा अंग्रेजी औद्योगिक पूंजी पर्याप्त रूप से बढ़ गई थी और इसके लाभकारी प्रयोग के लिए भारत में निकाय स्थापित करने भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार भारत में विपत्ति पूंजी निवेश फाइनेंस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के युग का प्रादुर्भाव हुआ। इस प्रकार रेलवे, सड़क परिवहन, व्यापारिक नौवहन, खनिज उद्योग, कोयला, लोहा और सोना इत्यादि वित्तीय संस्थाओं की स्थापना, बैंक और बीमा इत्यादि आर्थिक ऊपरी संस्थाएं स्थापित की जाने लगीं। इन संस्थाओं ने भारत के अवसंरचनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में योगदान करने जैसा कि अन्य यूरोपीय देशों में हुआ के स्थान पर भारत की आर्थिक और प्राकृतिक साधनों के आधिकारिक शोषण में सहायता की। तो दोस्तों, आज की जो हमारी पैराग्राफ थी वो हुई ख़त्म। आपको इस वीडियो से क्या ज्ञान मिला, आप हमें कमेंट में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगले प्रश्न में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।